नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। हमारे साथ हैं विनय ठाकुर, सीनियर जर्नलिस्ट, स्त्री काल के संपादकों में। विनय जी, स्वागत है आपका। विनय जी, मैं अपने दर्शकों को अक्सर कहता हूं, हम सब कहते रहते हैं कि स्त्री काल इसलिए देखिए, इसलिए समझिए कि हम कयास नहीं परोसते। घटनाएं जो होती हैं, जो बाहर भीतर, ज्ञात अज्ञात, पॉलिटिकल, उनका विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। हमारा तो टैगलाइन ही है कि हम पक्षपात नहीं करते, फिर भी निष्पक्ष भी नहीं है। तो निष्पक्षता, उसका अर्थ यह है कि हम एक ब्रॉडर पॉलिटिक्स को एंडोर्स जरूर करते हैं, लेकिन विश्लेषणों में। तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि खत्म हो गया कन्हैया कुमार, राजेश राम और कृष्णा अल्लाबरू का कांग्रेस में हनीमून पीरियड, और बिहार में भी। एक प्रतीक के तौर पे देखिए कि जो कृष्णा अल्लाबरू अड़े हुए थे कि लालू प्रसाद जी से दूरी बना के रखनी है, वही कृष्णा अल्लाबरू दौड़ते भागते पहुंचे। दौड़ते भागते मैं थोड़ा सा उस अंदाज में इस्तेमाल कर रहा हूं जो दूसरे लोग करते हैं। तो दौड़ते भागते पहुंचे लालू प्रसाद जी के यहाँ और तेजस्वी यादव के यहाँ। वो भी पहुंचे और उनके साथ शकील अहमद खान पहुंचे। अब कैसे हनीमून पीरियड खत्म हुआ है, उसकी एक कहानी आपको बताता हूं। उसके पहले मैं एक और कहानी बताता हूं। पहले कांग्रेस के भीतर की कहानियां बताऊं, उसके पहले एक कहानी बताता हूं। विनय जी, हमारे यहाँ मेरा मैथमेटिक्स बहुत ठीक था। एक पेपर ठीक था, एक पेपर बहुत खराब था, और थोड़ा सा विज्ञान वगैरह की भी बहुत उस तरह से हम लोग थोड़ा सोशल साइंस वाले लोग रहे। तो मैट्रिक की 10th की बात कर रहा हूँ। तो 9th 10th में हमारे गुरुजी हुआ करते थे मैथमेटिक्स के। तो वो कहा करते थे कि जब गुंडों से घिर जाओ तो, और कमजोर हो और गुंडों ने घेर लिया है, तो निकलोगे कैसे? तो निकलोगे ऐसे कि तुम्हें देखना है कि जो सबसे मजबूत गुंडा है उसकी नाक पे जाके जोर से मारो। तो उनका लीडर है, उसको पहचानो और जोर से मारो। वो जोर से मारोगे, तिलमिला के गिरेगा। तिलमिला के जब नाक वो गिरेगा तो उसके साथ वाले लोगों का हौसला टूट जाएगा, हौसला पस्त हो जाएगा। और तुम 10 से गिरे रहो चाहे 15 से गिरे रहो, तुम्हारी जीत हो जाएगी। मैथमेटिक्स के प्रति इस तरह से वो आकर्षण पैदा करते थे विनय जी। यानी वो कहते थे कि मैथमेटिक्स को पहले ठोक दो। तो वही हुआ कल कांग्रेस में। राजेश राम, कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लाबरू, ये पैकेज है बिहार में। राहुल गांधी के पैकेज है पिछले 3-4 सालों से। बात सोशल जस्टिस की, हमने कई बार कहा है कि बात सोशल जस्टिस की करते हैं। रखा है अध्यक्ष चमार जाति से, लेकिन राजनीति में भूमिहार खड़ा करना, ये सब बातें हम कर चुके हैं। हम ये सब नहीं करने जा रहे हैं। हम आपको जो कहानी बता रहे हैं वो ये हुआ कि राजेश राम के सबसे मजबूत हैंड शकील अहमद खान को घेर लिया गया। कल जो हुआ वो ये हुआ। शकील अहमद खान विधायक दल के नेता, और उन पर हमलावर हुए उनकी ही पार्टी के नेता। आपको क्या लगता है ये शकील अहमद खान पर हमला था? बिल्कुल नहीं। राजेश राम को कमजोर पर एक खास किस्म का हमला था, और राहुल गांधी को दिया गया संदेश था। इस बीच कन्हैया कुमार घूम रहे हैं बिहार में। जब जब कुछ हलचल होती है, कन्हैया पे काफी इन्वेस्टमेंट है कांग्रेस का। देखना है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल कन्हैया को तो आज छोड़ते हैं। जो सदाकत आश्रम में हुआ और जो उनकी मीटिंग में हुआ, सदाकत आश्रम में नहीं, वह ये कि विधायकों के बीच में शकील अहमद खान पर हमलावर हुए विधायक, इसलिए कि विधायक दल के नेता के तौर पे शकील अहमद खान नहीं बुलाते हैं मीटिंग्स। एक हमला ये था। जब बात निकली तो दूर तलक गई, और दूर तलक गई तो अखिलेश सिंह जी बड़े नाराज से हमने शुरू से ही आपको बताया है, अखिलेश सिंह पर ऑपरेशन सोशल जस्टिस हो गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत ही हमने की थी अखिलेश सिंह के एक वीडियो के साथ, जो उनके सदाकत आश्रम में दिए गए भाषण में था, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल जी आजकल तो सोशल जस्टिस कर रहे हैं, बड़ा आप लोगों की चिंता कर रहे हैं। हमें भी पता होता तो हमने आवेदन दे करके हम आप लोगों के बीच ही पैदा होते। ये ओबीसी के कार्यकर्ताओं के बीच जब वो बोल रहे थे, तो ऑपरेशन अखिलेश सिंह हो गया, वो हटा भी दिए गए। लेकिन अखिलेश सिंह बड़े मजबूत भी हैं, क्योंकि पूरे लंबे दौर से वहां रहे।
एक वीडियो देख रहा था विनय जी कि उनसे पत्रकार सवाल कर रहा है कृष्णा अल्लावरू के बारे में और राजेश राम के बारे में, तो वो कहते बड़ा पॉजिटिव हैं, राजेश राम हमसे बेहतर हैं, कृष्णा अल्लावरू क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त उस वीडियो में अपने पास बैठे लोगों को देख करके अर्थपूर्ण मुस्कान भी लेते हैं। वह जो जवाब है और वह जो अर्थपूर्ण मुस्कान है, उसी के बीच की अखिलेश सिंह की पॉलिटिक्स है। और अखिलेश सिंह और जो विधायकों ने घेरा शकील अहमद खान को, इस तरह से राजेश राम को घेरा और राजेश राम के जरिए जो राहुल गांधी को संदेश दिया, उसके बाद भागते भागते फिर उन्हीं की शैली में कह रहा हूं, जो वीडियोस आप लोग देख करके अपना अंदाज लगाते हैं, लेकिन दौड़ते भागते उसी अंदाज में कह रहा हूं, लेकिन पहुंचे तेजस्वी यादव के पास और लालू प्रसाद जी के पास। तो क्या हो रहा है? स्त्री काल पहले से ही चेतावनी, हम सब हमारे सारे प्रोग्राम आप देखिएगा, हम कहते रहे कि अभी तो तबले का ये चढ़ाया जा रहा है, तबले का म्यूजिक बाद में निकलेगा, वो अब निकलने का वक्त आ गया है, सभी दलों में निकलने वाला है। जो कांग्रेस में हो रहा है वो दूसरे दलों में भी होने जा रहा है। लेकिन वो जितनी चीजें हो रही थी 7-8 जगहों पे जो कांग्रेस की मीटिंग्स हुई जहां राहुल गांधी आए, उससे अलग अब चुनौतियां सामने आ गई हैं। जब आपको सीट वाइज सीट चेहरे तय करने हैं, विनेबिलिटी वाले चेहरे तय करने हैं, आपके 19 विधायक हैं, 19 विधायकों के बारे में बैलेंस करना है, आपके साथ के आपके तर्कस में उसमें आपकी जमात में तारिक अनवर हैं, आपकी जमात में अखिलेश सिंह हैं, ये सब सांसद हैं, ये सब पावरफुल लोग हैं। विधायकों में भी बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, आफाक साहब हैं। तो अब मुख्य चुनौती है दलित और ओबीसी विधायकों की चिंता अलग है। दलित और ओबीसी विधायक हालांकि बहुत कम हैं जो दलित विधायक हैं, तो उनका कहना है कि भाई सोशल जस्टिस करने चले हो तो नए लोगों को लाओ, लेकिन जिनको कार्यकर्ता होना था अगले साल 2 साल तक 5 साल तक, उनको आप नेता बनाने में चले हो। जो आपके एग्जिस्टिंग नेता हैं उनको आपने साइडलाइन कर रखा है। हमारी कई विधायकों से जब बात होती है तो उन्होंने ये कहा, मुझे ये बात सही लगी कि जब आप चुनाव में जा रहे हैं, एक राजनीति होती है लॉन्ग टर्म की, एक होती है शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में आपकी सीटें नहीं बचेंगी, आपके विधायक नहीं होंगे तो कोई राजनीति नहीं कर पाइएगा। जब आपके 99 विधायक आए तब राहुल जी आप थोड़े से आपके भीतर जोश आया है, तो सॉरी सांसद आए तो आपके पास सांसद और विधायक होंगे तभी पार्टी बचेगी। इसलिए चुनावों का बड़ा महत्व है। मैंने पहले भी कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा तो ठीक है, लेकिन 2-3 राज्यों में यदि आप हार गए तो नुकसान हो जाएगा, और वो सब हुआ। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद भी कांग्रेस बहुत बड़ा उत्साह पैदा नहीं कर पाई है। तो अब जो बिहार में हो रहा है, जो होने वाला है, शकील अहमद खान के बहाने राजेश राम पर उस तरह से हमलावर नहीं हो सकते सवर्ण नेता, लेकिन सवर्ण नेताओं ने, अशराफ नेताओं ने खेल शुरू कर दिया है। बात सिर्फ सवर्ण और अशराफ नेताओं की ही नहीं है, बात है जो मैंने कहा दलित नेताओं की भी। वो ये कह रहे हैं कि आप जब एक्सपेंशन कर रहे हैं पार्टी का तो यथार्थ में करिए, जो लीडरशिप है उस लीडरशिप के भीतर करिए, उस लीडरशिप के जरिए करिए। ये बड़ा सवाल है। आज तक राजेश राम 2-4-5 जिलों से अधिक कहीं घूम नहीं पाए हैं। कृष्णा अल्लावरू बिहार पटना में बहुत सारी मीटिंगें करते रहते हैं, बहुत सारे एनजीओ के लोगों के जरिए कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन उससे क्या हासिल होने वाला है, ये सब पर हम लोगों ने पहले बात की है। लेकिन अब जब रियल पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, रियल टाइम में पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, तो कैसे बैलेंस करते हैं। मैंने कहा हनीमून पीरियड खत्म हो गया है, तो अब हम लोगों को देखना है कि कैसे बैलेंस करते हैं राजेश राम, शकील अहमद खान, और रियल मामला तो कन्हैया कुमार भी पीछे पीछे से है ही। ये सब मिलकर के कैसे चीजों को संभालते हैं, या जो सीन आया कि उन्हें लालू जी के सामने जाना पड़ा है, लालू जी के पास जाना पड़ा है, तो कहीं परास्त ना हो जाए। हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है विनय सर। बर्ट्रैंड रसल ने या तमाम लोगों ने पावर की परिभाषा दी हुई है। मोटे तौर पे पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब ये होता है कि आपकी जो विश है वो दूसरे के विश के ऊपर प्रिवेल करती है, इसके बावजूद कि वो आदमी
उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। यही पावर है। और ये पावर जो है अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग व्यक्ति के लिए वो अलग अलग चीज होती है। किसी के लिए पावर जो है वो शारीरिक बल है, किसी का पावर जो है उसका धन बल है, किसी का पावर उसका नैतिक बल है, तो किसी का पावर उसका जो है इंटेलिजेंस है ना। पर जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में ये धन बल और बाहुबल ये थोड़े ही ये ऑक्सिलरी फोर्स है, लेकिन जो असली जो बल है वो बल है कि आपके ऊपर लोग कितना भरोसा करते हैं, आपकी बात कितना मानने के लिए तैयार हैं, आपके कॉल पे बाहर आने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार। मैं इसको फिर उस बात से ले जाकर के जोड़ता हूं जो आपने अखिलेश सिंह के संदर्भ में कही कि उन्होंने मुंह से जो कहा और जो उनकी जो विजुअल लैंग्वेज जो थी, वो दोनों के बीच में जो गैप था, वो गैप ही ये कहानी कहती है कि किसकी क्या पावर है ना। और जो हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं कि अगर दोनों चीजें आप जो मुंह से कह रहे हैं और जो विजुअल जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दोनों अगर अलग अलग दिशा में संकेत कर रहे हैं, तो आपको उसका असली मतलब जो है वो विजुअल उससे समझना चाहिए कि वही असली होता है। तो ये पूरी कहानी मैंने इसलिए कही कि भले राहुल गांधी ने वो जो सामाजिक न्याय की जो राजनीति चुनी है और उनकी बात जो है लोग मानने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन दरअसल उन्होंने उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। और इसके जो सिम्टम जो है वो विजुअल जो उनके जो कम्युनिकेशंस में वो व्यक्त हो रहे हैं। अब जो बात है कि रियल टाइम पॉलिटिक्स, देखिए ये अच्छा भाषण देना, देखिए चाहे इतिहास में तमाम इसके उदाहरण पड़े हुए हैं कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, ये इस बात को सुनिश्चित नहीं करता है कि लोग आपकी बात को आपको नेतृत्व के रूप में स्वीकार करें। अच्छा हो बुरा हो ये एक अलग बात है, लेकिन आपको परिस्थितियों की समझ बहुत जरूरी है। वही शकील अहमद खान की विद्वता, कोट एंड कोट में कर रहा हूं, जो लोग सबके अपने सापेक्ष विद्वता होती है, या उनका संपर्क, इलीट संपर्क, यह भी उनकी पार्टी में उनके खिलाफ जाता है। वो उनको जमीन का नेता नहीं माना जाता। और उस मीटिंग में लोगों ने इशारे में कह दिया कि किसके विधानसभा से लोकसभा में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो शकील अहमद साहब के उसमें विधानसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसके बावजूद कि कटिहार से कांग्रेस जीती थी तारिक अनवर। और तारिक अनवर भी बहुत पसंद नहीं करते, मतलब उनके अपने राइवल रही जी। हाँ, तो ये देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा था आपको कि जो पेरिस कम्यून हुआ था, तो उसमें पेरिस में तो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई, लेकिन उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पूरा फ्रांस जो है वो पेरिस नहीं है। हमको पूरे फ्रांस को लेकर के चलना है, और जो रूरल एरिया में जो आबादी है वो अभी भी कंजर्वेटिव है। तो उन्होंने उनके साथ जो पुल नहीं बनाया तो उनका पतन होना तय था। ऐसे ही जब आप एक नई राजनीति की तरफ जाते हैं तो आपको नए पुल बनाने पड़ते हैं, संवाद के और योजनाओं के। तो मैं बार हम लोग बात करते रहे कि राहुल गांधी जब योजनाएं बनाते हैं कि उनको सामाजिक न्याय की राजनीति करनी है और बिहार में उनको कांग्रेस को खड़ा करना है, तो ये काम जो है, क्योंकि इतने दिनों से जैसे हम लोग मेडिकल में पढ़ते हैं ना कि बहुत दिनों से अगर कोई पेशेंट जो है बेड पे लेटा हुआ है तो आप उसको सीधे मतलब विटामिन और प्रोटीन दे करके दौड़ने की अपेक्षा नहीं कर सकते। पहले आपको उसके मसल्स को मसाज करके उसको काम करने लायक बनाना पड़ता है। तो उसी तरह कांग्रेस को सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि उनकी फंक्शनरीज जो है, उनकी फंक्शनरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब इसी समय अगर आप सर्जरी करने लगेंगे कि ये जो मसल जो है काम नहीं कर रहा है, इसको हम
तो वो और डिले होगा और डिसफंक्शनल होगा। तो आपने जैसे कहा जी, हाँ जी, पूरा करें। हाँ, तो आपने जो एक तो बहुत लेट, अगर आपको पार्टी को फिर से खड़ा करना है तो आपको लेट स्टार्टर होने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको राजेश राम को नेता बनाना है तो आप अगर आपको पता है कि ये नए हैं, इनके पास संसाधन नहीं है, तो आपको खुद आके खड़ा होना पड़ेगा, राजेश राम जी को साथ में लेके घूमना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके विनय जी एक भी अति पिछड़ा, एक भी दलित, एक भी ओबीसी नेता उतना खर्च और तामझाम के साथ बिहार में प्रयास करता हुआ नहीं दिख रहा। इवन राजेश राम भी, उनको अध्यक्ष बना दिया गया लेकिन निर्देश ऊपर से आते हैं, और जितना कि कन्हैया कुमार को अभी फिर से वो घूमने लगे हैं। तो बात भाई कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना का मामला है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? लेकिन खैर, आप देखिए अखिलेश सिंह कोई, देखिए संजीव जी, आपने चूंकि कन्हैया कुमार की चर्चा की तो मैं ये बात कह दूं कि बहुत सारे लोग शायद राजनीति को जो है वो सोशल मीडिया से समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो बहुत अच्छा ओरेटर है वो बहुत अच्छा नेता भी हो सकता है। लोग आपको सुनने के लिए बड़ी संख्या में आ सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब वोट यहाँ पे जो है वो सीक्रेट बैलेट है, और वोट देते समय में वो उन पे किन चीजों का असर है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आपने दीर्घकालीन काम नहीं किया लोगों के मानस पे, लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको कोई मदद नहीं करेगी। गाड़ियां घूम सकती है आप, बिल्कुल, लेकिन देखिए कल जो अखिलेश सिंह ने कहा, देखिए घेराबंदी तो होनी थी। हम शुरू से जो हम लोग कहते रहे हैं कि अभी तो तबला ठोका जा रहा है, नाल कसा जा रहा है, म्यूजिक निकलेगा तब ना म्यूजिशियन का आप बताइएगा कि क्या। तो म्यूजिशियन बेसुरा है कि सुर वाला है, कैसा राग साधेगा कैसा नहीं साधेगा, उसका वक्त अब आ चुका है। और अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में कांग्रेस में और हलचलें हो सकती है। लेकिन कल अखिलेश सिंह ने अच्छी बात कही, बुरी बात नहीं कही। हम लोग अखिलेश सिंह की चाहे जितनी आलोचना कर लें, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई आप आउटरीच करिए, SC ST OBC का आउटरीच करिए, लेकिन जो आपके पास पहले से है। बिहार में कांग्रेस का जो मुख्य इंपॉर्टेंस है आरजेडी के पास या दूसरे लोगों के पास, वह यह कि सवर्णों के बीच थोड़ा सा बेस है। लालू जी उसी तरह से उनका कांग्रेस का इस्तेमाल भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो आपका बेस है उसको भी तो आप खो रहे हैं, उसको क्यों खो रहे हैं, उसको क्यों नहीं बैलेंस बनाते हैं। ये अखिलेश सिंह ने कहा। विनय से नहीं, ये बात तो सही है कि देखिए जो आपने ये बात कही, ये बात मुझे फिर से जम्मू कश्मीर में चुनाव के समय में जो उमर अब्दुल्ला ने कही थी कि हमने कांग्रेस के साथ इसलिए समझौता किया ताकि लोगों में ये मैसेज नहीं जाए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी के साथ मिल जाएगी। मतलब ये कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपको एक पूरा पैकेज देना पड़ता है, वो गैप नहीं छोड़ना पड़ता है। देखिए मैं उदाहरण देता रहा हूँ मीडिया इंडस्ट्री से। आज वही मीडिया हाउस सक्सेसफुल है या वही कॉर्पोरेट सक्सेसफुल है जो वोटर है उस सारे वोटरों की जरूरत पूरा करता है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया जाएंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया में अंग्रेजी का अखबार, हिंदी का अखबार, अंग्रेजी का चैनल, रेडियो, PR फर्म और इवेंट मैनेजमेंट सब मिलेगा। आप अगर चले जाएंगे तो आपको वहां से खाली नहीं आने देगा, आपका पैसा वो रख ही लेगा। उसी तरह जो पॉलिटिकल गठबंधन बनती है तो उनकी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक मतदाता जो उनके पास जो आए, उनके पास हर आदमी के पास विकल्प हो और हर आदमी को लगे कि ये मेरी चॉइस इसमें है। तो जब पहले से जिस स्पेस पे सामाजिक न्याय वाले स्पेस पे मजबूती से आरजेडी खड़ा है और उसके जो फोर्सेस है, जो रिपल्सिव फोर्स है, जो वर्ग छूटा हुआ है, उस वर्ग के लिए आप एक चॉइस देने की कोशिश वो करेंगे। अगर आप उसी में घुसेंगे तो फिर तो उनको मुश्किल होगी। तो आपको उनको मुश्किल होगी और आपकी पार्टी को भी। आप अभी चुनाव में जा रहे हैं, पहले से इस्टेब्लिश पार्टी है,
यदि आपके जरिए सवर्ण एक बैलेंस यहाँ बनता है और वो बैलेंस भी यदि आप खो रहे हैं, आप नया लीडरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वोकैबुलरी सवर्ण नहीं है, और अखिलेश सिंह यदि लड़ते हुए सवर्णों के बीच भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिहारों के बीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या दूसरे अन्य पुराने नेता, तो वो सब पर आप ट्रस्ट किए बिना जो ये नया प्रयोग कर रहे हैं वो मुश्किल पैदा करने वाला। अखिलेश सिंह का यही कहना, उनका कहना था आप आउटरीच करिए, अच्छी बात है, लेकिन यह जो हो रहा है वह क्या है कि आप सवर्णों से दूरी बना रहे हैं। देखिए संजीव जी, जब हम लोग मार्केट के हिसाब से जब ब्रांड एक्सटेंशन की बात करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपका जो ब्रांड का जो कोर वैल्यू है उसको आप डाइल्यूट नहीं करते। देखिए कांग्रेस का पतन कैसे हुआ, कांग्रेस में जो उनका जो कोर जो था, कोर उनका सवर्ण था, उसके ऊपर जो नीचे दलित जातियां थी और मुस्लिम थे मतदाता थे, ये उनका एक कॉम्पैक्ट बंधन था। और बाद में जो पॉलिटिक्स, उनसे एक एक करके नए दावेदार पैदा हो गए और वो एक वायबल अल्टरनेटिव नहीं दे पाए। और लालू के खिलाफ नीतीश जी का जो उदय हुआ राजनीति में, तो उनका यूएसपी यही रहा कि जो लोग लालू जी की राजनीति से पीड़ित थे और जिनके लिए विकल्प नहीं था, वो जो ईरान जो कहता है कि रूस को और अमेरिका को कहता था ग्रेटर शैतान लिटिल शैतान, तो उसने रशिया को अडॉप्ट कर लिया। तो वही जो सवर्ण मतदाता जो लालू से परेशान था, उसके लिए अगर उसके पास विकल्प हो तो वो नीतीश कुमार के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा बीजेपी के पास। लेकिन चूंकि उसके पास विकल्प नहीं था तो वो नीतीश कुमार के पास भी गया, चूंकि उनको डिपोज करना था। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप अपना विस्तार करेंगे तो आप अपने कोर वोटर को बदलने के लिए तैयार रहेंगे कि वो उनको ये बात समझाने के लिए तैयार होंगे कि भाई ये सामाजिक न्याय के इसमें भी है, आपको इतना जरूरी हो कि वो इस बात राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार हो नए जमाने के लिए। और दलित जो है ये महसूस करें कि जो है उनकी राजनीति या उनके हितों का प्रतिनिधित्व जो है कांग्रेस करेगी इनके मुकाबले में ज्यादा मजबूती से। और इसके लिए आपको जमीन पे चीजों को पढ़ना सीखना होगा। अगर आपने टोकन चेंज करेंगे तो उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको। जैसे आप कोई चीज सर्जरी करते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ता है कि उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दवा देनी पड़ती है, ताकि जो पहले से जो इम्यूनिटी है वो बाहर का कोई जो आया है उसको रिजेक्ट नहीं कर दे। उसी तरह जब आप पॉलिटिकल सर्जरी में आप जा रहे हैं और आप एक्सचेंज जा रहे हैं, तो पहले आपको जो रेसिस्टेंस है आपके कोर वोटर में, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। और इसके लिए आपका स्वयं होना बहुत जरूरी है। आप अगर स्वयं नए फील्ड में आएंगे तो आप ये बदलाव नहीं ले पाएंगे। आपके ऑर्नामेंटल वैल्यू की वजह से नेता के स्तर पर आपको कोई वोट देता हो, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अपनी राजनीतिक जमा पूंजी आपको दे देगा। आपको स्ट्रेटेजी देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। बिल्कुल, चाहे शाहबाद का इलाका हो मगध से लेकर के, या फिर उत्तर बिहार का जो इलाका है, वहां गैप भरने का काम कांग्रेस करती रही है। और वो गैप भी यदि उसमें भरने की भूमिका से कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो दिक्कत होगी। लेकिन एक मेजर बात जो विधायकों के बीच से आ रही है, और वो ये है कि जो पहले से लीडरशिप, एस्टैब्लिश लीडरशिप है, वहां भी तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना, वहां भी ओबीसी के लोग हैं ना। आपने उत्तर प्रदेश से एक सुशील पासी को ले आया। सुशील पासी क्या कर रहे हैं या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि आपको ले जाकर के भगीरथ मांझी की यहां पहुंचा रहे हैं। क्या है भगीरथ मांझी? कितने लोगों पे उनकी पकड़ है? आप क्या वैसी एक पार्टी हैं कि भगीरथ मांझी को अब प्रतीक के तौर पे कहीं से खड़ा, क्या आप उनके बेटे को, मैं पूरा कर दूं सर, मैं पूरा कर दूं, आप उनके दामाद को टिकट मांग रहे हैं, कहां से आप टिकट देंगे? क्या बाराचट्टी आपके लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या बोधगया आपके लिए छोड़ दिया जाएगा? कहां से?
तो आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राहुल जी का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। तो अखिलेश सिंह ने भी यही कहा कि आप राहुल जी को कहां ले जा रहे हैं ये भी तो तय करिए, वो भी तो आप देखिए ना, आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। विनय सर, आपके यहाँ लीडरशिप है, उस लीडरशिप को तो उभार नहीं रहे। वही आपने जो कहा ना कि भगीरथ मांझी जो है, भगीरथ मांझी जो है फूलन देवी नहीं है ना, वो दशरथ मांझी। ठीक है, अगर आपको करना था तो ये काम जो है दशरथ मांझी के जमाने में करना था। और चूंकि आपने दशरथ मांझी के साथ पहले कोई संवाद नहीं किया, पहले कोई संवाद नहीं दिया, और ये चुनावी मौसम में अगर आप जो है भगीरथ मांझी के यहाँ जा रहे हैं, तो इसको कैसे डिकोड करेंगे लोग। वो आप देखिए कि बिहार में आम जो उनके वर्ग के जो मतदाता है वो उनको कितना जानते हैं, भगीरथ मांझी कितनी जगहों पर घूमे हैं, उनकी कम्युनिटी लीडर के रूप में कोई पहचान है, लोग एसोसिएट करते हैं या नहीं करते। बाकी वर्गों को छोड़ दीजिए, उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग उनको कितने एसोसिएट करते हैं जी। तो ये बात समझना जरूरी है। और ये समझना जरूरी है, जब आप एक संजीदा लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको संजीदगी से फील्ड में उतर के लड़ना पड़ेगा। ये काम जो है, देखिए, जीतने के बाद की रणनीति के लिए आपको जयराम रमेश चाहिए, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जयराम रमेश चुनाव नहीं जिता सकते। ये बात आप समझिए। और यहाँ की पूरी प्लानिंग, बिहार की पूरी प्लानिंग जयराम रमेश कर रहे हैं, पूरे प्रवक्ताओं की टीम कर रही है। यहाँ वेणुगोपाल नहीं है, यहाँ जो प्रवक्ताओं का जो समूह है वो काम कर रहा है। अब सवाल ये है, देखिए, न्याय के साथ एक है, उनसे वो कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस के पुराने नेताओं में अधिकांश नेताओं ने पार्टी का काफी नुकसान, पार्टी ने जो निर्णय लिया है दूरगामी परिणाम कांग्रेस को बेहतर मिलने की। दूरगामी तो छोड़िए सर, पहले तो बचेगा मरोगी तब तो प्रोटीन खाएगा, कभी कभी प्रोटीन भी मार देता है। लेकिन विनय सर, सवाल वही है कि आप इन्वेस्टमेंट किस पे कर रहे हैं। राजेश राम कहीं घूमते हुए आपको कहीं किसी जिले में किसी उसमें मैंने तो नहीं देखा कि पिछले 3 सालों में अपने इलाके के 2 उसको छोड़ करके राजेश राम की कोई बड़ी मोबिलिटी, कोई संगठन, अभी तक कांग्रेस का संगठन भी नहीं बना। पूरी ताकत राहुल जी के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में, और मेरे भी हिसाब से कई बार फ्यूटाइल भी माहौल तो बन गया, लोगों को लगने लगा कि अब तो, लेकिन सीजन्ड पॉलिटिशियन से लड़ रहे हैं आप। लालू यादव, तेजस्वी, अब उनके जरिए आप कहिए, उनका अपना बेस है, आप बेसलेस हैं, आपके पास जो थोड़ा बहुत भी बेस है उसको भी खोने की स्थिति में है। रोगी मर जाएगा तो क्या करेगा, एक बात। और दूसरा सवाल मेरा कि आप बात सोशल जस्टिस की कर रहे हैं और खड़ा भूमिहार, एक पुराने स्टैब्लिश भूमिहार नेताओं को, सवर्ण नेताओं को आप डिस्टर्ब करके एक भूमिहार लीडर को जिसकी कोई जमीन नहीं है खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कन्हैया कुमार की कर रहा हूँ, और मुश्किल है, वो हर बार फेल हुए हैं। जो हमारे दर्शक ने जो टिप्पणी की थी कि पुराने कांग्रेसी नेताओं ने बहुत नुकसान किया है, तो वो जो मैंने बात कही कि इम्यूनोसप्रेसेंट दवा वाली बात, जो तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि वो नेता या तो उनको समय से पहले निकाल दीजिए, या फिर उनको इस बात के लिए तैयार करिए कि वो नया नेतृत्व स्वीकार करे। देखिए, कई बार जो कांग्रेस में जो शासन की जो बीमारी लगी ना, उससे बहुत सारे नेताओं को ये लगा कि हाई कमान के पास नजदीक होना ही जो है राजनीति में सफलता की गारंटी है। और कई बार जो ग्रास रूट लेवल के लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और मैं पौंडीचेरी का उदाहरण देता हूँ। पौंडीचेरी में यहाँ जो स्थानीय जो नेता थे वो बहुत अंग्रेजी में या हिंदी में बहुत वो नहीं थे, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि जो रंगास्वामी जो था, जिसकी ये कमजोरी थी, तो उनके प्रतिद्वंदी जो है हाईकमांड से नजदीक होने की वजह से उनकी जड़ें काटने की कोशिश की। कांग्रेस पहली बार टूटी, फिर दूसरी बार फिर टूटी, और पूरा का पूरा जो है वो कांग्रेस बीजेपी के पास चला गया। तो मेरा ये कहना है कि आपको ये बात, जब परिवर्तन आप कर रहे हैं तो आपको लोगों के बीच रह करके उनकी शिकायतें सुन करके शिकायतें दूर, पहले आपका जो आप अगर मछली पकड़ने जा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जाल उन मछलियों का वजन संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, क्या मछली उस जाल को फाड़ करके बाहर निकल जाएगी।
तो ये जो राजनीति में आप जो कर रहे हैं, तो ये राजनीति जो है बहुत लाइव सिचुएशन, इसमें आपको बहुत ही हर कदम पे एडजस्टमेंट करके नई रणनीति आपको करना पड़ेगा। देखिए, जो शासन चलाने के लिए जो जरूरी नेता है और जो चुनाव जीतने के लिए जो जरूरी नेता है, ये दोनों दो सेट ऑफ नेता है। आपको शासन में आने के बाद शासन चलाने वाले नेता चाहिए, लेकिन उन नेताओं के दम पर आप जो है चुनाव जीत जाएंगे, वो नहीं होगा। तो कांग्रेस की समस्या ये हुई कि हाईकमान जो है, जो शासन चलाने के जो सक्षम लोग थे, उन्हीं के आसपास घिर करके रह गए। और चूंकि पुरानी पार्टी है और बहुत सारा संसाधन था, तो वो चल रही है। उनको फ्रेश ब्लड चाहिए, जिनको नजदीक ग्रास रूट पे जो पॉलिटिक्स करते लोगों के बीच रहते हैं, जो लोगों को लगता है कि ये हमारे नेता हैं, जिनके घर पे जाके लोग गालियां बक सकते हैं। अगर कोई ऐसा नेता है, वही नेता आपको पार्टी को जिता सकता है। जिनके दरवाजे बंद रहते हैं, जो ईमेल से और सोशल मीडिया से लोगों से कनेक्ट है, वो आपकी पार्टी को नहीं जिंदा कर सकते। बिल्कुल। सलील दास कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हवा हवाई हकीकत में अकेले लड़ने लायक नहीं है, चाहे पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार। अच्छा, पप्पू यादव की बात निकली है, उसके बाद थोड़ा हम आएंगे कि इतना आसान नहीं होता है। हनीमून पीरियड खत्म जरूर हुआ है, लेकिन ताकत इनके पास राहुल गांधी वाली है। ये जो तिकड़ी है, मतलब जो राजेश राम जी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं जो बार बार कहता हूँ कि राहुल गांधी को वहां रहना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों लोग हैं वो राहुल गांधी की रोशनी से चमक रहे हैं। अब जब राहुल गांधी दिल्ली में बैठ जाएंगे तो इनकी तो बैटरी निकल गई ना, फिर इनकी बात कौन सुनेगा? इसके अलावा सर, ये ताकत जो है राहुल गांधी की ताकत के साथ ये बाउंस बैक, ये हालांकि कल वो गए वहां, लेकिन ये फिर पलटवार भी कर सकते हैं। बहुत सारे विधायक अभी भी, बहुत सारे नेता अभी थोड़ा चुप हैं, अभी वाच कर रहे हैं। जिन लोगों ने कल घेरा है, पार्टी के हित में घेरा या जैसे भी घेरा, अपने हित में घेरा, वो थोड़ा ऐसी स्थिति में है जैसे कि अखिलेश सिंह ऐसी स्थिति में है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो राज्यसभा में है 6 साल के लिए, लेकिन अभी लोग जी मैं पूरा कर दूं कि अभी लोग इंतजार में हैं। यदि वो उनको दिख जाएगा तो वो और पलटवार करेंगे। लेकिन जो ये तिकड़ी है, वो भी क्या लगता है, पीछे से कन्हैया और बाकी 2 लोग हैं। पप्पू की कहानी हम इसके बाद, जी हाँ विनय सर, वो भी तो पलटवार करेंगे। संजीव जी, जो राजनीतिज्ञ है कोई संत पुरुष नहीं है, ठीक है ना। वो राजनीति में आए हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो अल्टर ईगो और पावर उसी के लिए आए हैं। जब पार्टी उनकी इन जरूरतों को नहीं पूरा कर पाएगी, उनके आइडेंटिटी का विस्तार नहीं कर पाएगी, तो निश्चित रूप से उनमें वो होगा और वो पलटवार कैलकुलेट करके जरूर कर सकते हैं, है ना। अभी कन्हैया कुमार हो या राजेश राम हो या कृष्णा अल्लावरू हो, इनको अपनी ताकत अभी दिखानी है जमीन पर इनकी अरे जब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेता की मात हो जाती है, क्योंकि वो दिल्ली से ही राजनीति करते रहे, यहां नहीं घूमते रहे, और उनको लगता रहा कि यहाँ दूसरा व्यक्ति उनकी पूरी गद्दी संभाल रहा है, तो चाहे बसंत दादा पाटिल हो, जो भी लोग हो, शंकर राव चौहान, जब आप अपनी जड़ को छोड़ देते हैं तो आपको गिरने का खतरा रहता है। लेकिन ये बताइए, ये पप्पू यादव क्या बेचारा, मतलब पप्पू यादव बार बार लॉयलिटी भी बता रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब भी कर रहे हैं महागठबंधन को, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे तेजस्वी या आरजेडी उस पर बिद के, और कांग्रेस उनको पूछ नहीं रही है। कांग्रेस कहीं भी किसी बैठक में उनको बुलाती तक नहीं है, किसी बातचीत में लेकिन वो अपनी लॉयलिटी सिद्ध करने के लिए पंजाब तक चले जाते हैं। पप्पू क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या अपने समर्थकों को सिर्फ बताने के लिए चले जाते हैं, या कांग्रेस उनका कहीं बाहर इस्तेमाल करना चाहती है? विनय सर, देखिए, पप्पू यादव की जो सबसे बड़ी समस्या ये है, वैसे पप्पू यादव निजी तौर पे बहुत कोशिश कर रहे हैं और बार बार कांग्रेस को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए एक एसेट है। लेकिन जब तक लालू यादव जिंदा है, तब तक उनकी जो है वो जो प्रभाव क्षेत्र का घेरा जो है वो सीमित ही है। बाकी उनकी और कोई उपयोगिता नहीं है, और वो कोई बड़े पॉलिटिशियन है ऐसा नहीं। वो संसाधनों के बल पर
और अपनी भौतिक उपस्थिति के बल पर एक समर्थक पर उन्होंने हासिल कर रखा है। और वो जो है एक्सक्यूशनर लीडर है, वो पॉलिसी डिसाइड करने वाले में या राजनीति को बदलने वाले लीडर में से नहीं है। तो कांग्रेस अभी जो है जिस स्पेस में पप्पू यादव जाना चाहते हैं वो स्पेस कांग्रेस में खाली नहीं है, क्योंकि उनके आते ही जो विरोध है ना दूसरी तरफ से वो ज्यादा बड़ी फोर्स है। तो अभी पप्पू यादव की राजनीति जो है काफी जो है मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये पूरी कहानी जो हमने आपको बताई है, आप अन्य जगहों से भी सुन रहे होंगे, उसमें कहानी यही है कि सवर्णों ने और अशराफ ने, मुसलमान के भीतर से अशराफ नेताओं ने पूरी गोलबंदी के साथ एक तो ये अपनी धमक बताई है, इसका असर आने वाले दिनों में होने वाला है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो SC ST OBC का आउटरीच करने की जो कोशिश है, वो आरजेडी और दूसरे दलों के लिए डिस्टर्बिंग तो है ही है। जो रियल रहनुमा है वो अभी भी आरजेडी CPI ML की बड़ी अच्छी पकड़ है दलितों और अति पिछड़ों और उनके बीच में, तो वहां तो जो होना सो होना ही है। इनका अपना हैंड खड़ा नहीं हुआ है अभी तक। ये जो तिकड़ी है वो तो कन्हैया कुमार तो रेट्रिक में घूमते हैं, वो तो सिर्फ भाषण देते हैं और इसी के लिए उनका इस्तेमाल हो। लेकिन जो राजेश राम है, कृष्णा अल्लाबरू हैं, वो मुझे लगता है कि अभी तक कोई बड़ी लीडरशिप जो प्रभावित कर सके उस वैसा SC ST OBC EBC को न जोड़ सके हैं न प्रमोट कर सके विनय सर। तो वो बाउंस बैक करने की स्थिति में भी नहीं है, उनको मजबूर होना। जो नई लीडरशिप कहाँ से नई लीडरशिप करने के लिए आपको एक सोशल मूवमेंट चलाने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मूवमेंट ही वो स्पेस होता है जहां पर नया लीडर, नई जो राजनीति की या नेतृत्व की जो नई पीढ़ी होती है वो अपने आप को साबित करती है, वो भरोसा लोगों का जीतती है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि उसने जो है सोशल मूवमेंट की राह नहीं पकड़ी, उसने जो है घटनाओं के माध्यम से राजनीति करने की में वापसी करने की कोशिश की है। तो ये जो घटनाएं आप जो इवेंट ऑर्गेनाइज करके एक हलचल तो पैदा करते हैं, थोड़े वक्त के लिए आप लोगों की राय पर असर भी डालते हैं, पर वो जो है लंबे दौर पे वो आपको ठोस भरोसा नहीं जगाता। और इसीलिए मतदाता जो है बोलने में आपका समर्थन कर सकते हैं, आपको आपके प्रति सहृदय हो सकते हैं, लेकिन फिर वो आपके वोटर नहीं होते। जब आप लंबे आंदोलन के माध्यम से आते, कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी उनके प्रति समर्पित क्यों थी? वो जो आजादी आंदोलन चला उनमें जो उनका त्याग था उन्होंने साबित किया, वो नेतृत्व है। उसके बाद जो दूसरे जो आंदोलन चले राजनीतिक, उसमें एक नई पीढ़ी आई, वो आज तक एस्टेब्लिश है। आपको एक नए आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। इसके लिए आपको सामाजिक जमीन पे जाकर के पहचान करनी होगी कि आपको कहाँ से राजनीतिक आंदोलन शुरू करना है, कैसे लोगों के बीच जाना है और क्या गैप है, उनकी क्या अपेक्षा है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपके पास में नया राजनीतिक नारा नहीं होगा, नया राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, और ये जो दो नहीं होंगे तो आपके पास ऐसा कोई राजनीतिक संवाद नहीं होगा जो लोगों को गहरे छुए और उनमें उनकी राय में परिवर्तन हो। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप जो कह रहे हैं राय बनी है लोगों के बीच में, थोड़े बहुत राहुल जी के बार बार एक ही बात कहने से 1-2 साल से 3 साल से लोगों में थोड़ा विश्वास भी बना है अति पिछड़ा और दलित और दूसरे समूहों में, लेकिन वो विश्वास टिकेगा तब ना। मूल समस्या यह है कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में जान लगा दी, माहौल बना दिया। चूंकि बीजेपी और कांग्रेस मिलके 80 से 90% मीडिया स्पेस पे वो उनका कब्जा है, तो नैरेटिव दोनों के हाथ में होता है। तो आपने लड़की हूं तो लड़ सकती हूं सब कर दिया, लेकिन हालत ये रही कि आपके पास बूथ पे बैठने के लिए लोग नहीं है। आप महाराष्ट्र में भी अपनी जमीन खोते चले जा रहे हैं, बिहार में भी ये स्थिति आपने लगभग कर दी। आपके पास कोई ऐसा लीडरशिप जो भीतर से था, उससे भी आपने पिछले 3-4 महीने में कैडर बनाने में कोई भूमिका नहीं निभाई है। आपके यहाँ जुड़ते हुए फोटो दिखता रहता है वो, लेकिन कैडर जो मुस्कुराते हैं अखिलेश सिंह, वो ये कहते हैं कि वो भाई बड़े नेता हैं, 2-4 जगहों पे उन्होंने काम किया है कृष्णा अल्लाबरू के बारे में, पहले ये अच्छे से कह लेते हैं, उसके बाद अपने बगल वाले को देख के मुस्कुराते हैं। वही तो मैसेज है विनय सर।
हाँ, वो तो शुरू में आपने कहा ही ना। देखिए, हम लोग इस बात पे कहते ही रहे कि जब राजनीतिक पार्टियों को बूथ पे बैठने के लिए आपको किराए के लोग लेने पड़े, जब आदमी अपने घर से खा के आपके बूथ पे एजेंट नहीं बना पा रहे, तो आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में। आप अपने बूथ एजेंट को खाना दे पाए, ये बात अच्छी बात है, लेकिन बगैर खाना खाए भी आपके लिए कोई बूथ पे बैठने के लिए तैयार हो, यही आपकी ताकत है। ये आदर्श की बात आप कर रहे हैं, ये होता नहीं है आजकल हर बूथ के लिए और हर पार्टी के पास फंड होता है। बीजेपी के पास थोड़ा ज्यादा फंड है, लेकिन हाँ। ये उनको कर हाँ, एक मुस्कान और हाँ, मुस्कान जी, एक मुस्कान लेकिन और आपको ये तो तय करना होगा ना कि ऐसा नहीं हो कि जो है आपका खाना भी खाए लेकिन वोट दूसरे को दिलवाए। हाँ, ऐसा भी होता है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है, और जो नए लोग भी जिन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें 100% मैं जानता हूं कि वो सब कांग्रेसी नहीं हुए। कांग्रेसी होना एक प्रोसेस होता है, और आपके पास ये दिक्कत है कि आप जो है, खैर एक मुस्कान की बात मैं और कर रहा हूं। ये मुस्कुराहट जो अखिलेश सिंह की है वो हमने बताया। एक मुस्कुराहट हमने देखी थी कन्हैया कुमार की यात्रा का जो उद्घाटन था, शुभारंभ था, तो उस दिन में झंडा, चूंकि अखिलेश सिंह अध्यक्ष थे, उस समय तक बातें चल निकली थी कि अब अखिलेश सिंह हटाए जाएंगे, और अखिलेश सिंह और वो कोशिश कर रहे थे कि सारे के सारे प्रोग्राम असर्फ कर लें, अपने उड़ा ले जाएं। तो उन्होंने एक प्रोग्राम उड़ाया भी। आपका जो पहला यहाँ संविधान सम्मेलन हुआ, उस प्रोग्राम को अखिलेश सिंह ने डिस्टर्ब किया था, उड़ा लिया था। तो वहां ये हुआ कि झंडा, चूंकि अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष अपना झंडा लेकर के आगे, उसको आगे लेकर के जाना था, पीछे कृष्णा लाल थे। तो जो बॉडी लैंग्वेज था अखिलेश सिंह का, और वो जो झंडा लेकर के आगे अध्यक्ष होने का जो गए, और कन्हैया का वो प्रोग्राम बौना हो गया था। कन्हैया वहां थोड़ा उनके आगे, क्योंकि अध्यक्ष ही पहुंच गया था, सारा प्रोग्राम था, वहां लोगों को उतार भी दिया था उन्होंने। अभी आप देखिएगा वो लोगों अपने लोगों को उतार नहीं रहे हैं अभी तक, वहां उतार दिया था। तो मुस्कुराहट थी उस वक्त कृष्णा अल्लावरू की। उस मुस्कान के बाद मैंने अपने मित्रों को कहा था कि देखिए ये बंदा मुस्कुरा रहा और कह रहा है बेटा 1-2 दिन रह लो, उसके बाद तो तुमको हम हटा ही रहे हैं। तो उस मुस्कुराहट का पलटवार है ये वाला मुस्कुराहट। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का क्या होगा, एक छोटी टिप्पणी ये सारी घटनाओं के बीच में, अंतिम टिप्पणी 42 मिनट। देखिए संजीव जी, कांग्रेस अभी जो स्थिति ये है कि कांग्रेस जितना बेहतर तालमेल दिखाएगी महागठबंधन के बाकी पार्टियों के साथ में, और जितना बड़ा अपना दिल दिखाएगी, उतना ही वो फायदे में रहेगी। ठीक है। और जितना वो ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वो बाकियों के हितों की परवाह नहीं करती है, उतना नुकसान मिलेगी, क्योंकि अभी वो नीचे के स्तर पर चीजों को समेटने की स्थिति में नहीं। तो हलचल तो पैदा कर रही है, लेकिन अभी जो है उनको काफी ठोस काम कर। देखिए, जब आप मिल के काम करते हैं तो आपको उसका फायदा होता है। देखिए, नागपुर में क्रय विक्रय समितियों का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर लड़ा, ये इनकी सूचना है LR भारती की, और 13 की 13 सीटें कांग्रेस और बीजेपी। कई बार जो इस तरह की जो समितियां होती हैं उसमें आपसी गठबंधन इस तरह के भी हुआ करते रहे। राहुल गांधी कितनी भी बात करें सोशल, लेकिन कांग्रेस में अभी भी ब्राह्मणों का वर्चस्व है। यहाँ वर्चस्व नहीं, यहाँ तो अभी कथा कुछ और चल रही है। तो देखना यह है कि बिहार में अब सिर्फ बात कांग्रेस की नहीं है, बात तो आज हम लोग रात में बात करेंगे जदयू में RSS के घुसपैठ को लेकर, जो उनके मंत्री ने खुद ही खोल दिया है। तो अब बात तो हर जगह है। अब म्यूजिक तो हर सब, बात यह है कि कौन बढ़िया म्यूजिशियन है वो देखना है हम लोगों को, क्योंकि अब जो है तबले पे ताल लगेगा, ताक धिनाधिन के अलावा भी ताता तुन्ना धाता तिन्ना धाता तिन्ना भी होने वाला है, उससे आगे भी जाएगा। संजीव जी, म्यूजिशियन को ये पता होना पड़ता है कि चोट कहाँ पे मारनी है और कितनी मारनी है कि संगीत हो। अगर वो आपको नहीं पता है तो पूरा सुर ताल बिगड़ जाता है। तो बिल्कुल, सभी पार्टियों पे हमारी नजर रहेगी, RJD पर भी। RJD के दावे मजबूती सब कुछ अलग है। अभी RJD को जो करना है वो स्ट्रेटजी पर काम करना है, तो सब पर हम लोगों की नजर रहेगी। विनय सर,
आपको टोक दिया था मैंने, वाक्य पूरा कर लीजिए, अदरवाइज नहीं वो ठीक है। तो बहुत धन्यवाद विनय जी को। हमने कहीं जाना था, इनको पकड़ के रोक रखा था, और जो आउटसाइड पैनलिस्ट थे, आप सब ने जो वैल्यूएबल टिप्पणियां की, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम में 9 बजे और कल भी फिर 11 बजे। नमस्कार।